नमस्कार। जब भी हम हेल्थ केयर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले किसका ख्याल आता है? जाहिर है, डॉक्टर्स और नर्सेस का, है ना? लेकिन सोचिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर एक बहुत ज़रूरी काम करते हैं। ये लोग मरीज और इलाज के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे भरते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर के उन्हीं अनसंग हीरोज़ की, यानी सोशल वर्कर्स की, और समझेंगे कि उनकी भूमिका कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। बीमारी के अलावा ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो हमारी सेहत पर असर डालती हैं? जरा सोचिए इस बारे में। आमतौर पर तो हेल्थ का मतलब डॉक्टर और दवाइयां ही समझा जाता है, पर क्या सेहत का मतलब सिर्फ बीमार न होना है, या फिर इससे कहीं बढ़कर कुछ और भी है? बस इसी कुछ और में ही समाज कार्य की असली अहमियत छिपी हुई है। आज के इस विश्लेषण में हम 5 खास पहलुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले, हेल्थ केयर में सोशल वर्क की भूमिका क्या है। फिर देखेंगे कि इसके पीछे के मूल्य क्या हैं। उसके बाद इसके होलिस्टिक अप्रोच और स्किल्स को समझेंगे। फिर माइक्रो से मैक्रो लेवल पर इसके असर की बात करेंगे। और आखिर में जानेंगे कि रिसर्च इस फील्ड के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हेल्थ केयर में सोशल वर्क। ये कोई आज की बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं और समय के साथ साथ ये भूमिका बहुत विकसित हुई है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो सोशल वर्क का फोकस मुख्य रूप से गरीबों तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना और उन सामाजिक हालातों को सुधारना था जिनकी वजह से बीमारियां फैलती थीं। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब तो सोशल वर्कर्स पूरे हेल्थ केयर सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। मतलब वो हर लेवल पर अच्छी देखभाल को पक्का करने में मदद करते हैं। तो सवाल उठता है कि इस काम की बुनियाद क्या है? आखिर वो कौन से सिद्धांत हैं जो एक सोशल वर्कर को गाइड करते हैं? असल में हर सोशल वर्कर कुछ बुनियादी मूल्यों पर चलता है, और यही मूल्य उनके हर फैसले और हर बातचीत की दिशा तय करते हैं। इस काम के दिल में दो सबसे जरूरी वैल्यूज हैं। पहला है परानुभूति, यानी एम्पैथी। मतलब किसी की हालत को सिर्फ समझना नहीं बल्कि उसे महसूस करना। और दूसरा है आत्मनिर्णय, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन। और ये एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है। तो इस आत्मनिर्णय का असल में मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि सोशल वर्कर क्लाइंट यानी मरीज के इस अधिकार का पूरा सम्मान करता है कि वो अपनी देखभाल के बारे में अपने फैसले खुद ले सके, खासकर तब जब वो किसी मुश्किल में फंसा हो। इससे न सिर्फ उन्हें सम्मान महसूस होता है बल्कि अपनी जिंदगी पर एक कंट्रोल का एहसास भी होता है। अच्छा, इन वैल्यूज को असलियत में उतारने के लिए एक खास नजरिए और कुछ स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। चलिए अब देखते हैं कि सोशल वर्कर्स सिर्फ बीमारी को नहीं बल्कि पूरे इंसान को एक साथ कैसे देखते हैं। इस खास नजरिए को परिवेश के अंतर्गत व्यक्ति या पर्सन इन एनवायरनमेंट कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि कोई भी इंसान अकेला नहीं होता। एक सोशल वर्कर सिर्फ बीमारी को नहीं देखता बल्कि उन सारी चीजों पर गौर करता है जो किसी की सेहत पर असर डाल सकती हैं, जैसे उसका परिवार, उसका माहौल, उसके आर्थिक हालात, उसकी कम्युनिटी, सब कुछ। और इसी नजरिए का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है कल्चरल कॉम्पिटेंसी। मतलब सोशल वर्कर्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हर इंसान की संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी पृष्ठभूमि, उसका धर्म, इन सब चीज़ों का सम्मान करें और उन्हें समझें। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये कैसे पक्का किया जा सकता है कि हर किसी को ऐसी देखभाल मिले जो असरदार भी हो और सम्मानजनक भी। अभी तक तो हम एक एक इंसान की मदद करने की बात कर रहे थे, लेकिन सोशल वर्क का असर सिर्फ यहीं तक नहीं है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये प्रोफेशन कैसे छोटे लेवल से उठकर बड़े पैमाने पर, मतलब पूरे सिस्टम में बदलाव लाने की ताकत रखता है। देखिए, सोशल वर्क असल में दो लेवल पर एक साथ काम करता है। एक तरफ है माइक्रो लेवल, जहां वो सीधे लोगों और परिवारों के साथ जुड़ते हैं, उनकी फौरन की जरूरतों को पूरा करते हैं। और दूसरी तरफ है मैक्रो लेवल, जहां वो पॉलिसी और सिस्टम को बेहतर बनाने पर काम करते हैं ताकि समाज में हर किसी को फायदा पहुंच सके। और जानते हैं, यही जो ड्यूअल फोकस है ना, ये इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। सोचिए, एक ही समय पर जमीनी हकीकत को समझना और पॉलिसी लेवल पर काम करना, ये क्षमता उन्हें एक अनोखी ताकत देती है। इसी वजह से वो लोकल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में पॉजिटिव बदलाव लाने की काबिलियत रखते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं।
यहाँ हम उस चीज की बात करेंगे जो इस पूरे काम को और भी मजबूत और भरोसेमंद बनाती है, और वो है रिसर्च। रिसर्च के ना दो सीधे सीधे फायदे हैं। पहला तो ये कि रिसर्च से पता चलता है कि कौन से तरीके सबसे ज्यादा असरदार हैं। इसका सीधा फायदा मरीजों और उनके परिवारों को मिलता है। और दूसरा फायदा ये है कि यही रिसर्च सबूतों के साथ ये साबित करती है कि ये प्रोफेशन कितना जरूरी है, जिससे इसे और ज्यादा पहचान और मान्यता मिलती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि रिसर्च सिर्फ कोई कागजी काम नहीं है, ये एक ठोस सबूत है जो ये बताता है कि सोशल वर्क हेल्थकेयर का एक बेहद जरूरी और असरदार हिस्सा है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आने वाले समय में हेल्थकेयर का भविष्य इस होलिस्टिक अप्रोच पर कितना निर्भर करेगा। यानी एक इंसान को सिर्फ उसकी बीमारी से नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी के संदर्भ में देखने की सोच पर। स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ सर्विसेज एक बहुत बड़ी चेन की तरह है। इसमें कई कड़ियां होती हैं, कई लोग जुड़े होते हैं, लेकिन एक ऐसी कड़ी है जिस पे अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर के उन्हीं गुमनाम नायकों की, सोशल वर्कर्स यानी समाज कार्यकर्ता। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोच के देखिए, जब कोई बीमार होता है तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ उसकी बॉडी तक ही रहती है? मतलब क्या एक टूटी हुई हड्डी या कोई इन्फेक्शन, बस यही है पूरी कहानी? नहीं, असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीमारी तो इंसान की जिंदगी के हर हिस्से को छूती है, उसके मन को, उसके परिवार को, कामकाज को, यहाँ तक कि आगे के सपनों को भी। और बस यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। तो देखिए, जब डॉक्टर्स और नर्सेज बीमारी के मेडिकल साइड को, मतलब इलाज वाले हिस्से को संभालते हैं, उस वक्त एक और एक्सपर्ट होता है। एक ऐसा एक्सपर्ट जो इस पूरी इंसानी पहेली के बाकी टुकड़ों को आकर जोड़ता है। सोशल वर्कर का जो काम है ना, वो मेडिकल फील्ड से थोड़ा आगे जाता है। वो बीमारी के साइको सोशल असर को समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बीमारी किसी के मन पर, उसकी सोशल लाइफ पर क्या इफेक्ट डाल रही है। वो मेंटल हेल्थ, सब्सटेंस अब्यूज या कम्युनिटी लेवल प्लानिंग जैसे मुश्किल मुद्दों के स्पेशलिस्ट होते हैं। एक बात तो साफ है, किसी की मदद करने से पहले उस इंसान को पूरी तरह से समझना जरूरी है ना? और सोशल वर्कर्स का जो असेसमेंट यानी मूल्यांकन करने का तरीका है, वो बहुत ही यूनिक है। वो एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं पर्सन इन एनवायरनमेंट। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक टर्म नहीं है। ये चीज़ों को देखने का एक बिल्कुल अलग नज़रिया है। मतलब फोकस सिर्फ बीमारी के लक्षणों पर नहीं, बल्कि उस इंसान की पूरी लाइफ पर होता है। उसका घर कैसा है, रिश्ते कैसे हैं, उसकी अपनी संस्कृति, उसका माहौल, सब कुछ। तो ये जो असेसमेंट है, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग स्टेप नहीं है। ये सोशल वर्क की प्रैक्टिस की समझिए नींव है, फाउंडेशन है। हर हेल्प, हर प्लान बस इसी गहरी समझ से निकल कर आता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि एक सोशल वर्कर का असेसमेंट कितना डीप होता है। वो सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री नहीं पूछते, उनका काम है कल्चरल बिलीव्स से लेकर फाइनेंशियल सिचुएशन तक सब कुछ समझना। पर क्यों? क्योंकि किसी का ठीक होना सिर्फ दवाई पर डिपेंड नहीं करता, है ना? इन सब चीजों पर भी तो निर्भर करता है। तो ठीक है, एक बार जब प्रॉब्लम की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, तो अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप है एक्शन। और ये सिर्फ कागज पर बना प्लान नहीं होता, ये असली प्रैक्टिकल मदद होती है। सोशल वर्कर्स एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले असेसमेंट, उसके बाद पेशेंट और हेल्थ केयर टीम के साथ मिलकर एक प्लानिंग होती है। फिर उस प्लान पर काम किया जाता है, जिसे इंटरवेंशन कहते हैं। और ये सब कुछ कोलैबोरेशन यानी मिलजुल कर होता है। और ये जो इंटरवेंशन है, इसके कई रूप हो सकते हैं। हो सकता है ये इंडिविजुअल या फैमिली काउंसलिंग हो, या फिर फाइनेंशियल हेल्प के लिए प्लानिंग करना हो, या पेशेंट को कम्युनिटी में मौजूद रिसोर्सेज से जोड़ना। मतलब क्राइसिस के टाइम फौरी मदद से लेकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की प्लानिंग तक वो हर स्टेप पर साथ रहते हैं। और हाँ, ये सारा काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होता है। जैसे ये कोट कहता है, साफ और सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ रिकॉर्ड करना अच्छी क्वालिटी की सोशल वर्क सर्विस की पहचान है। इससे होता यह है कि पूरी टीम के बीच कम्युनिकेशन अच्छा रहता है और केयर में कोई कमी नहीं आती। लेकिन सोशल वर्कर का रोल सिर्फ एक पेशेंट की मदद करने तक ही नहीं है। नहीं, उनका काम इससे भी बड़ा है। वो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को, पूरे सिस्टम को मजबूत बनाने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे वो एक एजुकेटर यानी शिक्षक के रूप में काम करते हैं। वो पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को उनकी बीमारी और इलाज को आसान भाषा में समझने में हेल्प करते हैं।
इसके अलावा हेल्थ को कैसे आगे बढ़ाएं और बीमारियों से कैसे बचें, इस बारे में भी जानकारी देते हैं। इतना ही नहीं, वो रिसर्चर्स भी हैं। रिसर्च में हिस्सा लेकर वो अपनी फील्ड की नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं, जिसका सीधा फायदा किसको मिलता है? आने वाले पेशेंट्स को बेहतर केयर के रूप में। और फिर सुपरवाइजर के तौर पर वो आने वाली जनरेशन को तैयार करते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड सोशल वर्कर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को, इंटर्न्स को और अपने कम अनुभवी साथियों को गाइड करते हैं ताकि आगे भी हाई क्वालिटी केयर मिलती रहे। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। आखिर में हेल्थ केयर में एक सोशल वर्कर के रोल को कैसे समझें? सबसे सिंपल तरीके से कहें तो वो एक बहुत ही ज़रूरी कड़ी हैं, और इस फर्क को समझना सबसे ज़रूरी है। देखिए, जो मेडिकल टीम होती है वो बीमारी का इलाज करती है, लेकिन सोशल वर्कर वो उस बीमार इंसान की मदद करता है। ये सुनने में शायद छोटा सा फर्क लगे, लेकिन ये बहुत बहुत पावरफुल डिफरेंस है। उनका पूरा फोकस उस इंसान पर होता है जो बीमारी से लड़ रहा है। असलियत यह है कि सोशल वर्कर ही वो ज़रूरी लिंक है जो पेशेंट को, फैमिली को, मेडिकल टीम को और कम्युनिटी को, इन सबको आपस में जोड़ता है। वो इन सबको एक साथ लाते हैं ताकि जो केयर मिल रही है वो सच में होलिस्टिक हो, पूरी तरह से इफेक्टिव हो। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हेल्थ केयर का फ्यूचर कैसा दिखेगा जब हर पेशेंट को सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि ऐसी पूरी इंसानी देखभाल मिलेगी? यही वो फ्यूचर है। जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में डॉक्टर्स और नर्सेस का चेहरा आता है ना? लेकिन सोचिए, क्या कुछ ऐसे हीरोज भी हो सकते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर मरीजों को जिंदगी के सबसे मुश्किल तूफानों से निकालने में मदद करते हैं? आज हम हेल्थ केयर के इन्हीं अनसंग हीरोज यानी गुमनाम नायकों की दुनिया में झांकने वाले हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये है कौन जो मरीज की सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि उसकी पूरी भलाई की फिक्र करता है? इसका जवाब है सोशल वर्कर यानी समाज कार्यकर्ता। ये लोग ना हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत जरूरी पुल का काम करते हैं। वो पुल जो मरीज को सिर्फ एक केस नंबर की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखता है, उसकी पूरी दुनिया को समझता है, इमोशनल, सोशल और प्रैक्टिकल लेवल पर। और ये सोशल वर्कर्स आपको हेल्थ केयर के लगभग हर कोने में मिलेंगे। जरा सोच कर देखिए, एक ही दिन में एक सोशल वर्कर शायद किसी कैंसर पेशेंट को हिम्मत दे रहा होगा, तो वहीं दूसरा किसी डी एडिक्शन सेंटर में किसी को नई जिंदगी शुरू करने में मदद कर रहा होगा। मतलब इनका काम कितना फैला हुआ है और यही बात इन्हें इतना जरूरी बनाती है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सर्कल से, यानी सोशल वर्कर और पेशेंट के बीच के सीधे रिश्ते से। यहाँ पर सोशल वर्कर की भूमिका एक गाइड जैसी होती है। सोचिए, डॉक्टर्स की वो मुश्किल भाषा, वो मेडिकल जार्गन, उसे आसान शब्दों में समझाना, इलाज को लेकर जो डर और गलतफहमियां होती हैं उन्हें दूर करना, और सबसे जरूरी बात, मरीज को इलाज की पूरी प्रक्रिया में एक एक्टिव पार्टनर बनाना, न कि सिर्फ एक चुपचाप सब कुछ सहने वाला। और ये काम सिर्फ जानकारी देने पर खत्म नहीं होता। देखिए, कोई भी बीमारी अपने साथ एक बहुत बड़ा इमोशनल बोझ लेकर आती है। यहाँ पर सोशल वर्कर मरीज और उसकी फैमिली को वो ज़रूरी इमोशनल सपोर्ट देते हैं, उन्हें स्ट्रेस से लड़ने के तरीके सिखाते हैं ताकि वो इस मुश्किल वक्त का सामना मजबूती से कर सकें। तो अब इस सर्कल को थोड़ा और बड़ा करते हैं। सोशल वर्कर का काम सिर्फ मरीज तक ही नहीं रुकता, बल्कि ये उनके परिवार और फिर पूरे हॉस्पिटल सिस्टम तक फैला होता है। इसको ऐसे समझिए, एक डॉक्टर के लिए ये जानना जरूरी है कि मरीज को क्या बीमारी है, लेकिन एक सोशल वर्कर ये बताता है कि वो मरीज कौन है। वो मरीज के परिवार, उसके काम, उसके सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड की सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, और ये जानकारी डॉक्टर को बीमारी की जड़ तक पहुंचने में मदद करती है, जिससे इलाज कहीं ज्यादा असरदार हो जाता है। क्योंकि इलाज का मतलब सिर्फ दवाइयाँ और टेस्ट तो नहीं होता, है ना? असली सवाल तो ये होते हैं, मरीज हॉस्पिटल तक आएगा जाएगा कैसे? इलाज का भारी भरकम खर्चा कहाँ से आएगा? कहीं इस बीमारी की वजह से उसकी नौकरी तो नहीं चली जाएगी? इन सारे मुश्किल प्रैक्टिकल सवालों के जवाब एक सोशल वर्कर ढूंढता है। वो ट्रांसपोर्ट से लेकर पैसों की मदद तक रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाने वाला एक पुल बन जाता है। अब हम आते हैं तीसरे सर्कल पर, जहां सोशल वर्कर्स अपनी स्पेशल स्किल्स और एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करते हैं। ये वो फील्ड्स हैं जो काफ़ी खास और चैलेंजिंग होती हैं। यहाँ हम दो खास तरह के सोशल वर्क के बीच का फ़र्क समझ सकते हैं।
एक होते हैं मेडिकल सोशल वर्कर। इनका फोकस होता है किसी फिजिकल बीमारी का मरीज की जिंदगी और उसके सोशल एडजस्टमेंट पर क्या असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ होते हैं साइकियाट्रिक सोशल वर्कर। ये मरीज के पूरे माहौल, घर, काम को खंगालते हैं ताकि मेंटल स्ट्रेस की वजहों का पता लगा सकें। इनका मकसद होता है माहौल को ही इलाज का हिस्सा बना देना। ये बात साइकियाट्रिक सोशल वर्क के काम करने के तरीके को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। वो सिर्फ ऊपर ऊपर के लक्षणों को नहीं देखते, बल्कि उन गहरी वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो किसी के मेंटल हेल्थ पर असर डाल रही हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। यहाँ सोशल वर्कर एक पूरी टीम का हिस्सा होते हैं, जिसमें साइकाइट्रिस्ट, पीडियाट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट सब होते हैं। और ये सब मिलकर बच्चों और टीनेजर्स से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल समस्याओं पर काम करते हैं। ये एक ऐसा माहौल है जहां हर एक्सपर्ट बच्चे की भलाई के लिए एक साथ आता है। और एक और बहुत तेजी से बढ़ता हुआ फील्ड है जेरोंटोलॉजी, यानी हमारे बुजुर्गों की देखभाल। देखिए, जैसे जैसे हमारे देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, उनकी हेल्थ और सोशल सर्विस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोशल वर्कर्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। चलिए, अब पूरी तरह से जूम आउट करते हैं और सबसे बड़े सर्कल पर नजर डालते हैं, और वो है पूरा समुदाय। देखते हैं कि एक सोशल वर्कर कैसे पूरी कम्युनिटी की हेल्थ से जुड़ा होता है। तो ये कम्युनिटी हेल्थ आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ बीमार लोगों का इलाज करना नहीं है। इसका मतलब है पूरी की पूरी कम्युनिटी को हेल्दी रखने के लिए कदम उठाना। और सोशल वर्कर्स इसमें 3 खास तरीकों से एक बड़ा रोल निभाते हैं। पहला पिलर है हेल्थ प्रमोशन, मतलब बीमारी होने का इंतजार मत करो। इसके बजाय एजुकेशनल प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को इतनी ताकत दो कि वो अपनी हेल्थ का कंट्रोल खुद अपने हाथों में ले सकें। दूसरा पिलर है हेल्थ प्रोटेक्शन। यहाँ फोकस होता है हमारे आसपास के माहौल पर, जैसे कि साफ हवा, सुरक्षित पानी, ये सब। सोशल वर्कर्स क्लीन एयर एक्ट जैसे बड़े सिस्टम लेवल बदलावों के लिए आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, एक हेल्दी इंसान के लिए एक हेल्दी माहौल का होना भी तो जरूरी है। और तीसरा पिलर है हेल्थ सर्विसेज। इसमें सोशल वर्कर्स ये पक्का करते हैं कि कम्युनिटी के सबसे जरूरतमंद लोगों तक, जैसे कि माँ और बच्चों तक, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पहुंचे। मतलब वो देखभाल जिससे भविष्य में होने वाली बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को पहले ही रोका जा सके। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसा कि हमने आज देखा, सोशल वर्कर का रोल हमें ये सिखाता है कि असली हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है। ये तो एक कोशिश है इंसान को, उसके परिवार को, सिस्टम को और पूरी की पूरी कम्युनिटी को आज भारत के एक बहुत ही जरूरी लेकिन उतने ही जटिल सिस्टम को समझते हैं। वो सिस्टम जो हमारे बच्चों की देखभाल और सुरक्षा से जुड़ा है। ये है समाज कार्य की दुनिया, और ये हमारे देश के भविष्य की नींव है। तो आइए इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस पूरी बातचीत की शुरुआत करते हैं एक नंबर से, 16%। अब ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया के कुल बच्चों में से 16% हमारे देश भारत में रहते हैं। बस इसी एक बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा और कितना जरूरी है। और जाहिर है, जब पैमाना इतना बड़ा हो तो चुनौतियां भी कुछ कम नहीं होती। कुपोषण, बाल मजदूरी, लड़कियों के साथ भेदभाव, बाल शोषण और बच्चों की तस्करी, ये वो कुछ गंभीर मुश्किलें हैं जिनसे हमारे बच्चे हर रोज जूझते हैं। और इन्हीं सब से निपटने के लिए एक मजबूत, संगठित समाज कार्य व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। तो हमारा पहला सेक्शन है बच्चों की दुनिया, एक चुनौती, और दूसरा सेक्शन है समाज कार्य का ढांचा। अब इतने बड़े सिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका है ये 2x2 मैट्रिक्स। देखिए, इसे 2 पैमानों पर बांटा गया है। पहला सांविधिक है या गैर सांविधिक, मतलब काम कानून के दायरे में आता है या नहीं। और दूसरा संस्थागत है या गैर संस्थागत, यानी मदद किसी बिल्डिंग के अंदर दी जा रही है या फिर सीधे समुदाय के बीच में। ये 4 खाने हमें सोशल वर्क के अलग अलग तरीकों को समझने में बहुत मदद करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पहले क्वाड्रेंट पर, सांविधिक संस्थागत सेवाएं। इसका सीधा सा मतलब है वो सेवाएं जो कानून के तहत जरूरी हैं और किसी संस्था के अंदर दी जाती हैं, जैसे कि किशोर गृह या विशेष गृह। यहाँ पर सोशल वर्कर्स की भूमिकाएं भी तय होती हैं। वो अधीक्षक भी हो सकते हैं, कल्याण अधिकारी भी और काउंसलर भी। अब दूसरा क्वाड्रेंट है सांविधिक गैर संस्थागत। यहाँ भी काम कानून के दायरे में ही होता है,
लेकिन किसी संस्था के चारदीवारी के बाहर, जैसे किसी बच्चे को गोद देना, फॉस्टर केयर या प्रोबेशन, इन सब में सोशल वर्कर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि वही बच्चे को वापस परिवार या एक अच्छे माहौल में भेजने का पूरा प्लान तैयार करते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, गैर सांविधिक संस्थागत। यह वो संस्थाएं आती हैं जो अक्सर गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज चलाते हैं, जैसे कि अनाथालय या बाल आश्रम। ये सीधे तौर पर किसी कानून के तहत नहीं चलते। यहाँ सोशल वर्कर्स शेल्टर मैनेज करने से लेकर काम करने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त करने तक बहुत सारे काम करते हैं। और आखिर में है चौथा और शायद सबसे बड़ा दायरा, गैर सांविधिक, गैर संस्थागत। इसमें सीधे समुदाय के बीच जाकर बच्चों के विकास और समस्याओं की रोकथाम के लिए काम किया जाता है। इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण है ICDS, यानी हमारा आंगनवाड़ी कार्यक्रम। यहाँ सोशल वर्कर्स, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, रिसर्चर और ट्रेनर जैसी कई भूमिकाओं में काम करते हैं। तो हमारा तीसरा खंड है कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य से शिक्षा तक। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा फ्रेमवर्क असल में जमीन पर काम कैसे करता है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो सोशल वर्कर्स का सबसे बड़ा फोकस होता है बाल मृत्यु दर को कम करना, कुपोषण से लड़ना और टीकाकरण प्रोग्राम को सफल बनाना। चाहे वो पल्स पोलियो अभियान हो या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इन सभी योजनाओं को हर बच्चे तक पहुंचाने में ये लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और जब बात शिक्षा की आती है तो इनका काम और भी बढ़ जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों का स्कूल में नाम लिखवाना, जो बच्चे पढ़ाई में मुश्किल महसूस कर रहे हैं उन्हें काउंसलिंग देना और जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का जुगाड़ करना, ये सब उनके काम का हिस्सा है। और हाँ, वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए लगातार आवाज भी उठाते हैं। लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बावजूद जमीनी हकीकत क्या है, वो सच में चौंकाने वाली है। आज भी करीब 40% लड़के और 50% लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत गहरी खाई है जो बताती है कि इस दिशा में अभी कितना काम करना बाकी है। और इसमें भी खासकर लड़कियों की स्थिति सुधारने पर खास ध्यान दिया जाता है। सोशल वर्कर्स उनके जन्म लेने के अधिकार के लिए लड़ते हैं, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाते हैं और उस पूरी पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देते हैं जो लड़कियों को उनके बराबर के हक से दूर रखती है। एक और सच जो हमें परेशान करना चाहिए वो ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में हैं। इस मोर्चे पर भी समाज कार्यकर्ता ही सबसे आगे खड़े हैं, जो नीतियों में बदलाव लाने, बच्चों को छुड़ाने और फिर उनके पुनर्वास के लिए दिन रात काम करते हैं ताकि उन्हें उनका बचपन वापस मिल सके। अब बात करते हैं चौथे खंड की, अधिकारों की रक्षा और समर्थन। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो सारा काम हो रहा है ये कोई दान या एहसान नहीं है, ये बच्चों के अधिकारों की लड़ाई है। और इस लड़ाई की नींव है संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकार समझौता यानी UNCRC। इसके 4 मूल सिद्धांत हैं: जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और समाज में भागीदारी का अधिकार। और इस अधिकारों की लड़ाई का एक बहुत बड़ा उदाहरण है बचपन बचाओ आंदोलन। यह दिखाता है कि कैसे सोशल वर्कर्स जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़कर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह बाल श्रम के विरुद्ध अभियान यानी CACL भी एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो दिखाता है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर लड़ना कितना जरूरी है। और हाँ, एक चीज और, ये सारा काम सिर्फ सरकार के बस का नहीं है। सच तो यह है कि सरकार भी NGOs यानी स्वयंसेवी संगठनों पर बहुत हद तक निर्भर है। असल में जमीनी स्तर पर सेवाएं पहुंचाने, रिसर्च करने और लोगों को जागरूक करने का काम यही संगठन करते हैं। और इन सभी प्रोजेक्ट्स की असली रीढ़ तो सोशल वर्कर्स ही होते हैं। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए है, ये जो चारों तरह के प्रयास हो रहे हैं, कानूनी, गैर कानूनी, संस्था के अंदर और संस्था के बाहर, इन सबको और बेहतर तरीके से एक साथ कैसे लाया जा सकता है ताकि हर बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। सोचिए जरा, हेल्थ केयर की दुनिया में कदम रखना कैसा होता होगा। एक तरफ तो लोगों की मदद करने का जज्बा है और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जो बहुत पेचीदा है और लगातार बदलता रहता है।
आज हम इसी सफर को थोड़ा करीब से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो नए प्रोफेशनल्स इस फील्ड में आ रहे हैं वो इस चुनौती के लिए कितने तैयार हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बुनियादी सवाल कि हेल्थ केयर जैसे इतने जरूरी सेक्टर में जो नए लोग एंट्री ले रहे हैं वो असल में कितने तैयार हैं। सच कहें तो यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। सबसे पहले उस दुनिया को समझते हैं जहां ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि हेल्थ केयर का सेक्टर। ये एक ऐसा मैदान है जो देखने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये सोशल वर्कर्स के लिए सबसे जरूरी जगहों में से एक भी है। अच्छा, तो इस मैदान में उतर कौन रहा है? देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो सोशल वर्क में अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, मतलब थ्योरी की दुनिया से सीधे प्रैक्टिकल फील्ड में, और दूसरे वो प्रोफेशनल्स जो शायद किसी और फील्ड का तजुर्बा लेकर हेल्थ केयर में एक नई शुरुआत करने आए। और जानते हैं, यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ जाती है, चाहे वो फ्रेश ग्रेजुएट हों या फिर किसी और फील्ड से आए अनुभवी लोग। इसे हम कह सकते हैं तैयारी का गैप। मतलब जो उन्होंने सीखा है और जो असलियत में उन्हें यहां करना पड़ रहा है, उसके बीच का एक बड़ा फासला। तो जब इस पूरी सिचुएशन को करीब से देखा गया, इस पर गौर किया गया, तो एक बहुत ही जरूरी और थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। और वो सीधी सी बात ये है कि ये प्रोफेशनल्स हमेशा स्वास्थ्य देखभाल के लिए भली भांति तैयार नहीं होते। बस ये एक लाइन ही इस पूरी समस्या की जड़ को बता देती है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? आखिर क्यों नए लोग इस फील्ड में आते ही इतना उलझा हुआ और कंफ्यूज्ड महसूस करने लगते हैं? इसके पीछे असल में दो बड़ी वजहें हैं। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों वजहें एक साथ काम करती हैं। जरा सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी चलती हुई ट्रेन पर चढ़ना और वो ट्रेन लगातार अपनी पटरियां भी बदल रही हों। एक तरफ तो ये फील्ड खुद ही इतनी तेजी से बदल रहा है और दूसरी तरफ ये इतना बड़ा और इतने अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है कि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें साफ साफ दिख रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही ठोस समाधान भी सामने रखा गया है। एक ऐसा आइडिया जो इस पूरी तस्वीर को बदल सकता है। इस समाधान का जो दिल है वो है ज्ञान की एक साझा नींव। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि क्यों न हम वो सारी बेसिक और ज़रूरी जानकारी तय कर लें जो हर नए प्रोफेशनल को पता होनी ही चाहिए। एक ऐसी फाउंडेशनल नॉलेज जो सबके लिए एक जैसी हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए हों। और एक मिनट, ये सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं हो रही है। इस नींव का असली मकसद है प्रोफेशनल्स को उनके काम में बेहतर बनाना, उन्हें ज़मीन पर असलियत में ज़्यादा असरदार बनाना। तो उम्मीद क्या है इससे? उम्मीद ये है कि नए लोगों के लिए एक साफ और सीधा रास्ता बन जाएगा, जिससे वो जल्दी से एक इफेक्टिव प्रोफेशनल बन सकें, कंफ्यूजन कम होगा और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये पूरा प्लान काम कैसे करता है? देखिए, कितना सीधा साधा है। स्टेप 1, सही ज्ञान को पहचानो। स्टेप 2, उस ज्ञान को एक मजबूत नींव की तरह हर किसी को दो। और नतीजा, प्रोफेशनल्स फील्ड में जाकर तेजी से असरदार काम कर पाते हैं। एकदम सीधा और असरदार रास्ता। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि ज्ञान की ये जो साझा नींव है, ये पढ़ाई और असली काम के बीच के गैप को भर सकती है। इससे सिर्फ प्रोफेशनल्स को ही कामयाब होने का बेहतर मौका नहीं मिलता, बल्कि इसका असली फायदा तो उन मरीजों को मिलता है जिनकी वो सेवा कर रहे हैं। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर इस तरह की ज्ञान की नींव वाकई में बना ली जाती है, तो ये हेल्थ केयर में सोशल वर्क के भविष्य को किस तरह से बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।